कि माँ माधवी को पिज्जा खाना बहुत पसंद था। वो अक्सर ही तरह तरह के पिज्जा ऑर्डर करती और अपने साथ साथ दीपक और उसके पिता गौरव को भी खिलाया करती थी। आज भी माधवी ने वेज पनीर पिज्जा बुलवाया था। दीपक के पापा, चलिए आप दोनों जल्दी से डाइनिंग पर आ जाइए। आज तो आपके लिए बहुत ही अच्छा लंच बुलवाया है मैंने। दीपक और उसके पिताजी डाइनिंग टेबल पर आते हैं, लेकिन पिज्जा देखकर उनका दिमाग खराब हो जाता है। तभी दीपक के पिताजी कहते हैं, ये क्या माधवी, आज भी तुमने पिज्जा बुला लिया। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि रोज रोज पिज्जा खाना अच्छी बात नहीं है। तुमने तो पिज्जा के नाम पर हमें परेशान कर रखा है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सुनिए जी, आपको जो कहना है वो कहिए, लेकिन मेरे पिज्जा की बुराई मत कीजिए। एक तो आप लोगों के लिए इतने मन से पिज्जा बुलवाया मैंने, और ऊपर से आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे ये पिज्जा नहीं खाना, तुम ही खा लो। ऐसा कहकर दीपक के पिताजी गुस्से से वहां से चले जाते हैं। फिर दीपक कहता है, माँ, पिताजी सही तो कह रहे हैं। वैसे भी रोज रोज पिज्जा खाना अच्छी बात नहीं होती, और आज तो मेरा भी पिज्जा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। दीपक भी डाइनिंग से उतरकर चला जाता है। तब माधवी अपने आप से कहती है, पता नहीं इन बाप बेटों को पिज्जा क्यों नहीं पसंद। मुझे तो बहुत पसंद है, और ये पिज्जा मैं तो खाऊंगी ही। किसी को खाना है तो खाए, और नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो हूँ खाने के लिए। माधवी सारे पिज्जा खा जाती है। दूसरी तरफ उसी शहर में रह रही स्नेहलता को भी पिज्जा खाना बहुत पसंद है। स्नेहलता को बहुत अच्छा पिज्जा बनाना आता है। स्नेहलता कभी पिज्जा बाहर से ऑर्डर कर लेती, तो कभी घर पर ही अलग तरह के पिज्जा बना लेती। स्नेहलता के पिज्जा खाने की आदत की वजह से उसकी माँ करुणा बहुत परेशान थी। वो अक्सर स्नेहलता को समझाती, ये क्या स्नेहलता, आज भी तुमने पिज्जा बना लिया। तुम्हें कितनी बार समझाया है, रोज पिज्जा खाना अच्छी बात नहीं होती। ओ माँ, आप जबरदस्ती ही परेशान होती हो। मुझे कुछ नहीं होगा, और पिज्जा खाए बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। तुम अपनी ये पिज्जा खाने की आदत पर काबू पाओ, वरना शादी के बाद अगर ससुराल में पिज्जा नहीं खाने दिया तो तुम क्या करोगी? ओहो माँ, आप चिंता मत करो। मैं ऐसी जगह शादी करूंगी जहाँ मुझे पिज्जा खाने की पूरी आजादी हो। आओ, आप भी मेरे साथ पिज्जा खा लो। मुझे नहीं खाना पिज्जा, तुम ही खा लो। स्नेहलता अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में पिज्जा खा रही थी। तभी माधवी भी पिज्जा खाने के लिए उसी रेस्टोरेंट में आती है और प्रेमलता के बाजू वाले टेबल पर बैठकर पिज्जा खाती है। तभी स्नेहलता अपनी सहेली से कहती है, तुझे पता है नीता, अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी जिंदगी में पिज्जा के सिवा कुछ भी ना खाऊं। तू भी ना स्नेहलता, इतने पिज्जा कौन खाता है, और तू हर दिन इतने सारे पिज्जा बुलाती कैसे है? देख नीता, मुझे पिज्जा खाना बहुत पसंद है, और रही बात हर दिन बुलवाने की, तो उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत अलग अलग तरह के पिज्जा बनाने आते हैं। मैं तो हर दिन अपने घर पर अलग तरह के पिज्जा बनाती हूँ और उसे बड़े ही शौक से खाती हूँ। तभी उसकी दूसरी सहेली शोभा कहती है, हाँ नीता, स्नेहलता सच कहती है, ये बहुत टेस्टी पिज्जा बनाती है। मैंने तो इसे कितनी बार कहा कि इसे पिज्जा की दुकान खोलनी चाहिए। माधवी सारी बातें सुन रही थी। ये सारी बातें सुनकर माधवी बहुत खुश होती है और अपने मन में सोचती है, ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। अगर ये मेरे घर पर बहू बनकर आ जाए तो मैं रोज पिज्जा खा सकूंगी, और इसके अलावा हम दोनों पिज्जा की दुकान भी खोल लेंगे। यही सोचकर माधवी स्नेहलता के पास आती है और उससे उसका नंबर ले लेती है। अगले दिन माधवी अपने बेटे के साथ स्नेहलता के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाती है। दीपक को स्नेहलता बहुत पसंद आती है और स्नेहलता को दीपक भी बहुत अच्छा लगता है।
कुछ दिनों बाद स्नेहलता माधवी के घर बहू बनकर आ जाती है। स्नेहलता रोज माधवी और अपने लिए अलग अलग तरह के पिज्जा बनाती। माधवी को भी स्नेहलता के हाथ का पिज्जा बहुत पसंद आता। कुछ दिन हो चुके थे, तभी एक दिन माधवी स्नेहलता के पास आई और बोली, बहू, तुम बहुत अच्छा पिज्जा बनाती हो। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों मिलकर एक पिज्जा का स्टॉल लगा लेते हैं। आइडिया तो बहुत अच्छा है माँ जी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। फिर क्या था, सास और बहू ने मिलकर पिज्जा का स्टॉल लगा लिया। उनके पिज्जा की दुकान बहुत अच्छी भी चल रही थी और दोनों बहुत खुश भी थे। परंतु उनके साथ एक समस्या थी। वो समस्या ये थी कि माधवी सारा काम करती थी और स्नेहलता सिर्फ पिज्जा तैयार करती थी। एक दिन माधवी ने स्नेहलता से कहा, बहू, ज्यादा काम तो मैं ही करती हूँ, तुम्हें मेरी काम करने में मदद करनी चाहिए। आप काम करती हैं, लेकिन पिज्जा तो मैं ही बनाती हूँ ना। और क्या हो सकता है, ये दुकान तो आखिर मेरे ही कारण चल रही है। आपको मुझसे ऐसी शिकायत नहीं करनी चाहिए। मत भूलो बहू कि आइडिया मेरा ही था और पैसे भी तो हम दोनों को बराबरी से ही मिलते हैं ना, तो फिर काम भी हम दोनों को बराबरी का करना चाहिए। नहीं माँ जी, मैं सिर्फ पिज्जा बना सकती हूँ, बाकी का काम तो आप ही को करना होगा। देखो बहू, अगर तुम इसी तरह से करती रही तो मुझे अपनी अलग स्टॉल लगानी होगी। जो भी हो माँ जी, लेकिन मैं इससे ज्यादा काम तो नहीं कर सकती। आपको अपनी अलग स्टॉल लगानी है तो आप लगा सकते हो। अगले दिन से माधवी ने स्नेहलता के स्टॉल के सामने ही अपना अलग स्टॉल लगा लिया और वे दोनों अलग अलग अपने पिज्जा बनाकर बेचने लगी। स्नेहलता बहुत ही स्वादिष्ट पिज्जा बनाती थी, इसीलिए उसकी स्टॉल पर भीड़ लगी रहती थी। परंतु माधवी का पिज्जा बहुत स्वादिष्ट नहीं था, इसीलिए ज्यादातर ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आया करते थे। घर में भी दोनों सास बहू में तनाव होने लगा और नौबत यहाँ तक आ गई कि उन दोनों को अलग अलग होना पड़ा। दीपक इस बात से बहुत दुखी था। वो स्नेहलता को बोला, स्नेहलता, अभी समय है, अपनी जिद छोड़ दो और माँ और पिताजी को वापस ले आओ। नहीं दीपक, माँ जी ने जो मेरे साथ किया वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मैं अब उनके साथ खुद ही नहीं रह सकती। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और अचानक से दीपक की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। डॉक्टर उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहता है। स्नेहलता को दीपक की सेवा करनी पड़ती है और वो अपना स्टॉल नहीं लगा पाती। स्नेहलता किचन में खाना बना रही थी, तभी दीपक ने आवाज दी, स्नेहलता, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ आओ। स्नेहलता दौड़कर दीपक के पास आती है और कहती है, क्या हुआ दीपक, क्यों बुला रहे हो मुझे? मैं किचन में खाना बना रही थी। स्नेहलता, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे सर में बाम लगा दो, खाना बाद में बना लेना। स्नेहलता दीपक के सर में बाम लगाने लग जाती है। कभी वो दीपक का पैर दबाती है तो कभी दीपक को पानी पिलाती है। इस तरह काफी समय बीत गया था और अभी खाना भी नहीं बना था। वो बहुत थक गई थी, लेकिन उसे बहुत भूख लगी थी और उसे दीपक को भी खाना खिलाना था। इसीलिए वो किचन में गई और जल्दी जल्दी खाना बनाया और दीपक के पास ले आई। फिर दीपक से बोली, दीपक, मैं खाना बनाकर ले आई हूँ, उठो हम खाना खा लेते हैं। दोनों मिलकर खाना खाने लगे। तभी दीपक बोला, ये कैसा खाना बनाया तुमने स्नेहलता? रोटियां जली हैं और चावल तो पूरे ही कच्चे हैं। तो मैं क्या करूं, काफी देर हो चुकी थी और मुझे थकान की वजह से चक्कर आ रहे थे, इसीलिए खाना कच्चा रह गया। दीपक गुस्सा होकर बिना खाना खाए ही सो जाता है। अब तो ये रोज की बात हो चुकी थी। स्नेहलता कभी दीपक की तबीयत संभालती तो कभी अपना किचन। वो बहुत परेशान हो चुकी थी। स्नेहलता एक दिन बैठे बैठे अपने मन में सोच रही थी, अगर माँ जी और पिताजी यहाँ होते तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती, वो सब कुछ मिलकर संभाल लेते। मैंने बहुत बड़ी गलती की, जो अपने घमंड में मैंने स्टॉल अलग कर दिया।
और उन्हें घर से भी अलग कर दिया। मैं आज ही माँ जी के पास जाऊंगी और उन्हें मनाकर वापस ले आऊंगी। और फिर स्नेहलता माधवी के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा मैं बहुत स्वादिष्ट पिज्जा बनाती हूँ, तो मेरा स्टॉल सिर्फ मेरे कारण चल रहा था। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि जिंदगी में कोई कुछ अच्छा करता है तो कोई कुछ। घर परिवार मिलकर ही चलता है। मैंने अपने घमंड में आकर आपकी स्टॉल और आपका घर भी अलग कर दिया। मुझे मेरी गलती का एहसास है। मुझे और आपके बेटे दीपक को आप दोनों की जरूरत है। कृपया मेरे साथ मेरे घर चलिए और मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर माधवी कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप थी। तभी दीपक के पिताजी बोले, क्या सोच रही हो माधवी? माफ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। अपनी बहू को माफ कर दो और उसके साथ घर लौट चलो। माधवी ने स्नेहलता को माफ कर दिया और अपनी बहू के साथ अपने घर लौट आई। अब दोनों सास बहू मिलकर किचन संभालती और दीपक का भी ख्याल रखती। जल्द ही दीपक ठीक हो गया और दोनों ने अपनी पिज्जा की स्टॉल वापस से शुरू कर दी। और दीपक की तबीयत खराब देखकर उन दोनों ने बहुत सारा पिज्जा खाना भी छोड़ दिया। इस तरह उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो चुका था और वो लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे थे।